हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11 के लिए बात करने वाले हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या है, ठीक है ना। और हम अगर बात करें तो ये हमें ये भी बताएगा कि जो एनर्जी लेवल होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, मीन्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, ना कि कॉन्टीन्यूसली ट्रेवल करते हैं। तो बच्चे यहाँ से हम शुरू करते हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रा। अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताऊँ, आपने रेनबो देखा होगा, तो रेनबो एक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा है, ठीक है। 9th-10th क्लास में हमने पढ़ा भी है कि जब आप किसी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो ये वाइट लाइट क्या करती है, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, और इन 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। तो ये जो पैटर्न हमें ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। मीन्स अगर मैं स्पेक्ट्रा की बात करूँ बिल्कुल सिंपल टर्म में, तो व्हाट इज स्पेक्ट्रा, स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 different colors, 7 different color, that is called spectra, ठीक है बच्चे। अगर मैं बिल्कुल सही आपको बताऊं, हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का कोई गैस ले लिए या कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, हर एक सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। मीन्स अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, मीन्स सारे के सारे जो भी एटम्स हैं या सभी जो गैसेस हैं या कोई कंपाउंड है, उन सब का स्पेक्ट्रा एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफर होता है। मीन्स एवरी गैस हैव इट्स ओन स्पेक्ट्रा, एवरी एलिमेंट हैव इट्स ओन स्पेक्ट्रा, मीन्स दूसरों से डिफरेंट, बिल्कुल अलग। इसका मतलब स्पेक्ट्रा बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट से ये एनालाइज किया जा सकता है कि पर्टिकुलर पर्सन कौन है। सिमिलरली अगर आपको मान लिया कोई गैस दे दी गई, अननोन गैस है, ठीक है ना, आपको एक गैस दे दी गई लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये गैस कौन सी है। एक तो बेसिक तरीका होता है कि हम क्या करें, टेस्ट वेस्ट करें, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि टेस्ट से पर्टिकुलर इंडिकेट ना हो पाए कि कौन सी गैस है। तो बच्चे क्या करिए, इस गैस का स्पेक्ट्रा ले लीजिए, और इस गैस का जो स्पेक्ट्रा आएगा वो स्पेक्ट्रा इंडिकेट करेगा कि ये पर्टिकुलर गैस कौन सी है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा दुनिया में स्पेक्ट्रा सभी एलिमेंट्स का अलग होता है, सभी गैसेस का अलग स्पेक्ट्रा होता है, एक दूसरे से ये स्पेक्ट्रा कभी मैच नहीं करते हैं। तो ये जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वैसे ही स्पेक्ट्रा होता है। और ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो स्पेक्ट्रा को स्टडी करती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर मैं आज के टाइम में बताऊं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे चल के बहुत सारी टाइप्स होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, मीन्स वेरियस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं। तो आज के टाइम में स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंपॉर्टेंस भी बहुत होती है। मीन्स जो लोग स्पेक्ट्रा को स्टडी कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो अर्न कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिंग। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रा एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिंग। अभी हमने बात करी कि जब कोई वाइट लाइट, ठीक है ना, वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, देखिए यहाँ पे मैंने एक स्लिट भी लगा दी है ताकि सिर्फ एक बीम ही जाकर यहाँ से स्ट्राइक करे। हमने क्या देखा बेटा, जो वाइट लाइट थी इट बेंड इनटू, इट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर, और ये 7 डिफरेंट कलर यहाँ पर कहाँ पर ऑब्टेन हुए, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर। फोटोग्राफिक प्लेट मीन्स यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी, आप सिंपल ये बोल सकते हैं, और उस स्क्रीन पर हमें क्या मिले, 7 डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन हुए। और ये जो 7 डिफरेंट कलर्स थे वो ऐसे ही थे, यहाँ से लिख दें हम विबग्योर, मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें ये ऐसे ऑब्टेन हुए। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, एंड इसको हम डिस्पर्जन भी बोलते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है। और यहाँ से जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है वो एक्चुअली में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है इसमें सभी की सभी लाइनें एक दूसरे में
एमर्ज होती हैं, मीन्स ऐसा नहीं होता सेपरेट होती हैं। देखना बेटा कभी रेनबो को आप ध्यान से देखना, आप देखेंगे आप ऐसे पर्टिकुलर ऐसे नहीं बता सकते कि ये कौन सा कलर है, सभी के सभी कलर्स एक दूसरे में कम्प्लीटली मर्ज होते हैं, इसीलिए ऐसा स्पेक्ट्रा जो हमें ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, में जो कलर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर एमर्ज हो रखे हैं। मैं आपको एक छोटा सा स्पेक्ट्रा शो भी यहाँ पर करने वाली हूँ, देखिए दिस इज द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, मीन्स यहाँ पे हमें ऐसे स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हालांकि मैंने बाउंड्रीज काफ़ी डिस्टिंक्ट बना दी हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होती, ये एक दूसरे के अंदर मर्ज होती हैं। और मैं बिल्कुल सही बात कहूँ तो एक्चुअली में सिर्फ ऐसा नहीं है कि देर आर ओनली 7 कलर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था आपको कि ये जो 7 कलर होते हैं दैट इज़ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये भी 400 टू 700, मैंने कहा था 7600 कुछ होता है, तो अप्रोक्सीमेशन में 800 या यहाँ पे मैं 8 नैनोमीटर कंसिडर कर सकती हूँ, 800। तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स इस एरिया में जो रेडिएशंस हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है, मीन्स 4000, 4001, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल 8000। तो ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रा में हमें सिर्फ ये 7 कलर ही देखने को मिलते हैं, स्पेक्ट्रा में हमें एक्चुअली में बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कहूँ वायलेट के भी बहुत सारी शेड्स होती हैं, आप देखते हो कि दुनिया में 7 ही कलर नहीं हैं, उनके बहुत सारे शेड्स हैं। अगर मैं वायलेट की बात करूँ, वायलेट के भी बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ येलो की, येलो के भी बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं, ग्रीन के भी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो वेवलेंथ निकलती है, ऑब्वियस ही बात है कि ये जो कलर आए हैं यहाँ पे उन सब की कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी, और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर वो सब्सटेंस क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कलर शो करेगा, और वही कलर यहाँ पर हमें विजिबल रीजन में कॉन्टिन्यूअस कलर के रूप में दिखाई देता है। एक्चुअली में दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये उनके कलर हैं। तो ऐसा जो हमें स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, मीन्स white light from any source when it is passed through a slit and is strike to the prism, and prism क्या करेगा, it split this white light into 7 different colors, that is called spectra। देखिए बच्चे यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ये स्प्लिटिंग यहाँ पे ऐसे होती है, ये जो वायलेट होती है हम ऐसे लिखते थे विबग्योर, है ना, और हम कहते थे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब हम इस तरफ मूव करते थे तो हम कहते थे जो लैम्डा होता है वो तो क्या करता है इंक्रीज, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करती है डिक्रीज। इट्स मीन दैट हम ये बोल सकते हैं कि जो रेड है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये देखा गया वॉयलेट जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है उसकी जो बेंडिंग है वो मैक्सिमम होती है, मीन्स वॉयलेट जो है इट बेंड्स मैक्सिमम, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। और ये जो रेड होता है ये इसकी जो बेंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, रेड की जो बेंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, मीन्स रेड कलर विच हैव मैक्सिमम वेवलेंथ हैव लीस्ट बेंडिंग, while the violet color which have maximum minimum wavelength have maximum bending in the Vibgyor spectrum। तो ये किसका स्पेक्ट्रम हुआ, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम हुआ, किसी भी सोर्स से निकलने वाली वाइट लाइट को। और ऐसे स्पेक्ट्रम को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो बच्चे आज हमारी स्टडी जो है वो वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड नहीं है, आज हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रा ऑफ एनी एटम, ठीक है ना। किसकी बात करने वाले हैं, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। तो बच्चे अगर हम बात करें एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है या वी कैन से एटॉमिक स्पेक्ट्रा, किसी भी जो एटम का स्पेक्ट्रा होता है वो बेसिकली हमें 2 टाइप के स्पेक्ट्रा देखने को मिले। फर्स्ट वन इज एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एंड सेकेंड वन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादा हम स्टडी करते हैं इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जो बच्चे एमिशन स्पेक्ट्रा होता है
इसको फर्दर दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है या डिवाइड किया गया। पहला कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड वन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। इसको डिस्क्रीट भी बोल देते हैं, इसको लाइन भी बोल देते हैं। मीन्स एमिशन स्पेक्ट्रा इज फर्दर ऑफ टू टाइप, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है तो भी हमने स्टडी किया था कि किसी भी सोर्स से आने वाली वाइट लाइट को अगर आप किसी प्रिज्म पर डालते हैं तो वो वेरियस कलर में स्प्लिट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बिकॉज 7 कॉन्टिन्यूअस कलर्स आर अपीयर ऑन द स्पेक्ट्रा या फोटोग्राफिक प्लेट। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे रेनबो हमें दिखाई देती है 7 डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कलर सिर्फ 7 ही नहीं होते, वेरियस टाइप की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कलर होते हैं जिनमें लाइट, डार्क, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत सारे कलर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें इमिशन स्पेक्ट्रा दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रा, तो ये एक्चुअली में डिपेंड किसके ऊपर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, मतलब किस लाइट को आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसके बेसिस पर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। तो हम बात करें किसके बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा है, व्हाट इज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है, व्हाट इज डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। बच्चे यहाँ पर क्या कर लिया गया, एक गैस ले ली गई, यहाँ पर एक ट्यूब में एक गैस ली गई, ठीक है, और इस गैस में से क्या किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, ऑब्वियस ही बात है इस गैस में से कुछ रेडिएशंस एमिट हो गई और इसमें से निकलने वाली जो रेडिएशंस थी उन रेडिएशन को सिमिलरली, जैसे हमने पहले बात करी थी, किसी प्रिज्म पर डाला गया और जब इस प्रिज्म पर ये रेडिएशन डली और ये भी क्या हुई, स्प्लिट हुई और ये जो बिहेवियर था, इनसे जो बिहेवियर ऑब्टेन हुआ था उसको इस फोटोग्राफिक प्लेट पर स्टडी किया गया। कहाँ पर स्टडी किया गया, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर स्टडी किया गया। तो बच्चे ये पाया गया कि यहाँ पर बहुत सारे कलर्स ऑब्टेन नहीं हो रहे थे। ये जो पूरी की पूरी फोटोग्राफिक प्लेट थी ये ऐसे ब्लैक कलर की दिखाई दे रही थी और इस ब्लैक कलर में कहीं कहीं पे आपको कुछ लाइंस ऑब्जर्व हो रही थी। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा था, पूरा ब्लैक आपको दिख रहा था स्पेक्ट्रा और उस ब्लैक के अंदर कुछ पर्टिकुलर जगह पर कुछ लाइंस आपको ऑब्जर्व हो रही थी। जैसे ये तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, गैस ली है कोई भी, ठीक है, यू कैन टेक हाइड्रोजन गैस, यू कैन टेक एनी अदर गैस। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैं यहाँ पर क्या ले लेती, NaCl ले लेती, क्या ले लेती, NaCl का सोल्यूशन या NaCl ले लेती। NaCl को क्या करते हैं, यहाँ पर फिर मुझे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जगह, मैं इसको रब कर रही हूँ, ये तो मैंने क्या लिया, कोई गैस, क्योंकि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ। किसी गैस को लिया, उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हीट किया, उससे निकलने वाली रेडिएशन को प्रिज्म पर डाला, तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ जो कि बिल्कुल ब्लैक था और उस ब्लैक में कहीं कहीं पर कलर्ड लाइनें हमें ऑब्टेन हो रही थी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक कैंडल लूँ और उस कैंडल पे यहाँ पे आप बोल सकते हो प्लेटिनम की कोई वायर है, उस पर मैंने क्या लिया हुआ है, NaCl लिया हुआ है, उसको हीट किया, उससे निकलने वाली मतलब NaCl से निकलने वाली रेडिएशन को स्लिट से पास करवा के जब प्रिज्म पर डाला गया और इसका जो स्पेक्ट्रा था उसको ऑब्जर्व किया गया, तो बच्चे ये देखा गया कि यहाँ पर 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम पर दो येलो कलर की लाइंस ऑब्टेन हो रही थी। किस कलर की, येलो कलर की 2 लाइंस आर ऑब्टेन। मीन्स अगर ऐसा स्पेक्ट्रा जिसमें सारे के सारे कलर नहीं दिखाई दे रहे हो, पर्टिकुलर कुछ ही कलर दिखाई दे रहे हो, मतलब कुछ ही वेवलेंथ विजिबल हो, बाकी जो विजिबल जो वेवलेंथ हो वो ख़त्म हो गई हो, डिसअपियर हो गई हो या दिख नहीं रही हो, ऐसे स्पेक्ट्रा को क्या बोला जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। मैं आपको शो करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और ये समझ आए। देखिए ये बेटा स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन। मीन्स यहाँ पर जब सोडियम को, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, सोडियम को जब यहाँ स्टडी किया गया तो यहाँ पे ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, यहाँ पे कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन आई
कि अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में 2 येलो कलर की लाइन्स ऑब्टेन हो रही थी, और ये येलो कलर की लाइन कहाँ थी, एक की वेवलेंथ थी 5890 और एक की वेवलेंथ थी 5896 एंगस्ट्रॉम। मीन्स अगर ऐसे ब्लैक स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन्स ऑब्टेन हो, ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये इसकी तरह कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पूरी की पूरी जो बाकी वेवलेंथ की रेडिएशन थी वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ कुछ ही रेडिएशन येलो कलर की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं आपको एक और स्पेक्ट्रा यहाँ दिखाना चाहूँगी। दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर बैरियम। हमने क्या किया, यहाँ पर बैरियम लिया, उस बैरियम को हीट किया और उसका स्पेक्ट्रा यहाँ पर स्टडी किया। तो बेटा क्या देखने को मिला, ये स्पेक्ट्रम तो कॉन्टिन्यूसली कैसा है, ब्लैक है, ठीक है ना, कैसा है, ब्लैक। और उस ब्लैक में हमें यहाँ पर क्या हो रही है, पर्पल, येलो येलो, अलग टाइप की रेड रेड रेड, मतलब अलग अलग स्पेस पर हमें कुछ वेवलेंथ्स ऑब्टेन हुई। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कॉन्टिन्यूस कलर नहीं निकलते। देखिए अगर मैं आपको इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए बोलूँ, ओके, देखिए यहाँ पर मैंने 2 स्पेक्ट्रा लिए हैं। ये जो ऊपर वाला स्पेक्ट्रा है बच्चे, ये है इमेजिन स्पेक्ट्रा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक के अंदर कुछ कलर्ड लाइनें ऑब्टेन हो रही हैं, है ना। और ये जो नीचे वाला स्पेक्ट्रा है, इस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर आप इसको देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। और उस स्पेक्ट्रा में कहीं कहीं पर ब्लैक लाइनें हमें ऑब्टेन हो रही हैं, कहीं कहीं पर क्या ऑब्टेन हो रही हैं, ब्लैक कलर की लाइन्स हमें ऑब्टेन हो रही है। ऐसे स्पेक्ट्रा को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और अगर ये दोनों ही स्पेक्ट्रा किसके लिए हैं, बोथ द स्पेक्ट्रा आर फॉर बैरियम। तो अगर आप देखें बेटा, ये ऊपर वाला इमिशन है, नीचे वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, और दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं जहाँ पर ये कलर दिखाई दे रहा था वहीं वाली वेवलेंथ यहाँ पर डिसअपियर हो गई है, इसलिए ब्लैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो कलर था वो ब्लैक हो गया, यहाँ पर जो कलर थे वो ब्लैक हो गए हैं, यहाँ पर ये कलर ब्लैक। मीन्स ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में, इमिशन स्पेक्ट्रम में, जहाँ पर हमें ब्लैक में कलर्ड लाइनें दिखाई दे रही थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वहीं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें वही वाली वेवलेंथ गायब दिखाई दे रही हैं। इसीलिए वहाँ से जो लाइट है वो क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है और ख़त्म हो गई है, और ब्लैक रीजन हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का स्पेक्ट्रा आप स्टडी करेंगे तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा सेम होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्लैक में आपको कुछ कलर लाइन दिखाई देंगी, और एब्जॉर्प्शन में वहीं पर जहाँ पर आपको कलर लाइन दिखाई दे रही है वहीं से वो कलर आपको डिसअपियर दिखाई देगा। आई नो बहुत बुरा सा कुछ बना हुआ है, बट इसके बिना आपको एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा समझ नहीं आता। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी कि एटलीस्ट आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ दोनों के दोनों स्पेक्ट्रा में। दिस इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन विच सम ऑफ द वेवलेंथ्स आर नॉट प्रेजेंट, दे आर डिसअपियर, which is shown by the black region. Or this is discontinuous spectrum in which in the black spectrum there are few colored lines. तो अगर ऐसा स्पेक्ट्रा होगा जिसमें ब्लैक में कुछ कलर लाइंस आपको ऑब्टेन होंगी, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा। और जो दूसरा स्पेक्ट्रा है जिसको भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है जिसमें कॉन्टिन्यूस 7 कलर हमें दिखाई देते हैं। वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बेसिकली कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलता है, और इमिशन स्पेक्ट्रम जो है हमने कहा वो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है जिसमें कुछ पर्टिकुलर लाइन्स ही हमें दिखाई देती हैं। तो क्या किया लाइन स्पेक्ट्रा में, when the white light from any source is passed through any gas and when any substance is heated on the Bunsen burner flame, the light emitted from that is passed through a slit and finally fall on the prism, and when this radiation are obtained on the photographic plate या any film or any screen, these type of spectra is obtained in which these are दिस इज़ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और इस ब्लैक में कुछ कलर्ड लाइन हमें ऑब्टेन हो रही। जैसे मैंने आपको अभी किसके लिए, सोडियम के लिए एक स्पेक्ट्रम दिखाया था
कि जिसमें अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर ब्लैक में 2 येलो कलर की लाइन। और देखिए अगर मैं इसी के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकालूंगी बच्चे तो क्या होगा, पूरे के पूरे कलर स्पेक्ट्रम में जहाँ पर ये जो 2 येलो लाइन दिखाई दे रही है वहाँ पर ये ब्लैक हो जाएगा, मीन्स रहेगा सेम। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा किसी भी एक पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट के लिए सेम रहेगा, अलग नहीं होगा, बट दे हैव लिटिल बिट डिफरेंस कि एक में रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एक में रेडिएशन एमिट हो जाती हैं, दिखाई देती हैं। तो लेट वी टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखिए बेटे एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ फर्क कितना है, यहाँ से कोई सोर्स लिया हमने जिससे लाइट निकल रही थी, लाइट रेडिएशन क्या हो रही थी, निकल रही थी। यहाँ पर क्या किया हमने, जिस सैंपल का स्पेक्ट्रा स्टडी करना है उस सैंपल को रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर NaCl का सैंपल ही ले रही हूँ। वाइट लाइट को इस सैंपल से पास किया और इस सैंपल से निकलने वाली रेडिएशन को फिर से क्या किया, प्रिज्म पर डाला गया। और जब इसको प्रिज्म पर डाला गया तो फिर से वही फिनोमिना हुआ कि इट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जब इसको स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन हो रहा था। क्या ऑब्टेन हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब 7 कलर्स ऑब्टेन हो रहे थे। और क्योंकि ये NaCl का है, उस NaCl में 7 कलर्स में वहीं पर जहाँ पर हमें 2 येलो लाइनें दिखाई दे रही थी, अब वहीं पर 2 ब्लैक कलर की लाइनें हमें शो हो रही थी। अब तो ये कलर है, मीन्स यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मीन्स ऐसे कलर दिखाई दे रहे थे, 7 के 7 कलर। और उन 7 कलर्स में से 2 ऐसी पर्टिकुलर वेवलेंथ थी जो कि एब्जॉर्ब हो गई थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी। और वो कौन सी थी, एक 5890 पर और एक 5896 एंगस्ट्रॉम पर। मतलब जो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में 2 येलो लाइन ऑब्टेन हो रही थी ब्लैक कलर में, अब वो हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में 2 ब्लैक कलर ऑब्टेन हो रहे हैं, मीन्स 2 ये वाली रेडिएशन। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वाइट सोर्स से ये लाइट पास हुई तो NaCl में से जब ये रेडिएशंस निकली तो NaCl में हम जो स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं वो किसका है, सोडियम के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, येलो कलर शो करता है। जैसे अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम जो है वो वायलेट कलर शो करता है। सोडियम की जो 2 लाइनें आती हैं वो येलो कलर की होती हैं। आपने देखा भी होगा कि सोडियम मेटल हीट करने पर येलो कलर इम्पार्ट करता है। तो यहाँ से जो रेडिएशंस निकली हैं बेटा सोडियम के लिए, सोडियम ने क्या किया, अपनी जो खुद की पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन है उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मीन्स खत्म हो गई वो रेडिएशन। और यहाँ से जो वाइट लाइट जा रही थी तो वो तो विबग्योर बनाएगी ही बनाएगी। उसने विबग्योर बनाया, 7 कलर शो करे, लेकिन सोडियम ने अपनी पर्टिकुलर जो वेवलेंथ थी उनको एब्जॉर्ब कर लिया। दैट इज़ वाई ये कलर्स वहाँ से दिखाई नहीं दिए और वो एब्जॉर्ब हो गई। तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन विच देयर आर ब्लैक लाइन्स इन द अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है, मीन्स कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम 7 कलर का, उसमें कुछ रेडिएशंस जो होती हैं पर्टिकुलर मेटल की, गैस की, वो क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज पास थ्रू any sample and transmitted light is fall on prism, the spectra obtained is absorption spectra, इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे हम जो वाइट लाइट किसी भी सोर्स से पड़ने वाली है उसको किसी सैंपल से पास करते हैं और फिर उससे ट्रांसमिटेड लाइट को प्रिज्म पर डालकर एनालाइज किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट पर।
और जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वाइट लाइट को क्या करते हैं, किसी भी सोर्स से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, बल्ब से निकलने वाली, सन से निकलने वाली, किसी गैस को हीट करने से निकलने वाली रेडिएशन, डायरेक्ट उनको प्रिज्म पर डालते हैं और उससे जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है उसको स्टडी करते हैं। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा में, और किसी भी एटम का एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैंने कहा किसी भी एटम के लिए दोनों टाइप के स्पेक्ट्रा सेम होते हैं, सिर्फ फ़र्क कितना होता है, एक में कलर, एक में ब्लैक लाइन है, लेकिन हर एक एटम के लिए जो स्पेक्ट्रा होता है वो बच्चे क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखिए अगर मैं आपको बात करूं कि ऐसा क्यों होता है, वाई द स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व, इसको समझने के लिए वैसे तो पहले हमें बोहर मॉडल स्टडी करना चाहिए था, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं। बोहर ने हमें बताया था, इतना हमें मालूम है कि ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है, एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बहुत सारी शेल्स हो सकती हैं। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, हम आगे पढ़ेंगे। बोहर ने कहा था कि एक्चुअली में रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल में क्या डिफरेंस था। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, है ना, और बोहर ने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टन डिस्क्रीट पाथ, मीन्स कुछ फिक्स्ड पाथ हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। मीन्स उनका कहने का मतलब था, अगर मैं बोहर की बात करूं, बोहर ने कहा कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है रदरफोर्ड ने। लेकिन बोहर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ हो सकता है, या 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 यहाँ हो सकता है। मीन्स बोहर ने फिक्स कर दिया था, बोहर ने ये फिक्स कर दिया था कि यहाँ पर सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं जिनकी एनर्जी इतनी होगी। जैसे मैं आपसे वैसे नॉर्मली समझाने के लिए बात करूँ बेटा, हमने क्लास में क्या किया हुआ है, ऐसे बेंचेस लगाए हुए हैं, रोज़ बनाई हुई है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ठीक है। और मैंने बच्चों से क्या कहा कि इफ़ देर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास, इन वन रो ओनली 10 स्टूडेंट्स कैन सिट, एक रो में 10 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। लेकिन मैंने एक कंडीशन लगा दी कि फर्स्ट रो में सिर्फ वही स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं जिनके मार्क्स 98% हो, ठीक है ना। सेकेंड लाइन में वही स्टूडेंट बैठ सकते हैं जिनकी 95% मार्क्स हों, थर्ड लाइन में वही बैठ सकते हैं जिनके 85% मार्क्स हों, या फोर्थ में वही बैठ सकते हैं जिनके मार्क्स क्या हो, 70 या 75 के आसपास हो। मीन्स कहने का सिंपल मेरा कंसेप्ट समझाने का मीनिंग ये है कि मैंने उन स्टूडेंट्स को यहाँ बिठाने के लिए कि यहाँ पे ये जो 10 स्टूडेंट बैठेंगे उनकी परसेंटेज 98 ही होनी चाहिए, फिक्स कर दिया। अगर किसी की परसेंटेज 98.1 है या 97.99 है तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठना डिज़र्व नहीं करते, चाहे वो ज़्यादा वाले हों चाहे वो कम वाले हों। सिमिलरली 95 मीन्स 95 शार्प है, यहाँ पर 94.999 वाले भी नहीं बैठ सकते और 95.123% वाले भी नहीं बैठ सकते। मीन्स मैंने क्या किया, मैंने इनके परसेंटाइल को फिक्स कर दिया। सिमिलरली बोहर ने क्या कहा कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो फिक्स होती है। बच्चे वो डीपली हम स्टडी करेंगे बोहर मॉडल में नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रही हूँ जो यहाँ के लिए ज़रूरी है। तो बोहर ने क्या कहा कि यहाँ पर सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मान लिया मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि जिनकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जिनकी एनर्जी कितनी हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज़्यादा एनर्जी वाले, इससे कम एनर्जी वाले, ठीक है, कोई भी यहाँ पर नहीं रह सकता। सिमिलरली इसके बाद सिर्फ यही वाला एनर्जी लेवल आता है, इसके बाद ऐसे नहीं है कि 13.7, 13.8, 13.9 नहीं, उसके बाद वापस यहाँ की एनर्जी मैं ऐसे रेंडमली कुछ भी ले लेती हूँ। मैंने कहा यहाँ की जो एनर्जी है माइनस मान लिया 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे ही रेंडमली मैं कंसीडर करी क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं है कि एनर्जी कहाँ से ली है, मैं ऐसे ही XY भी आप ले सकते हो। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। मीन्स इसके बाद सीधा ये एनर्जी आएगी, इसके बाद जो एनर्जी है यहाँ पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वो भी फिक्स है, यहाँ पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स है, यहाँ पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। मीन्स जो फिक्स एनर्जी है वही फिक्स एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर रह सकते हैं, मीन्स दे हैव फिक्स एनर्जी।
और क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर बीच में कोई और लेवल्स नहीं होंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसके बाद अगर ये वाली एनर्जी है तो यही वाली एनर्जी है, तो मीन्स जो एनर्जी है एक्चुअली में वो क्या है, क्वांटाइज है, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लाई कर सकते हैं। तो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बोहर। तो बोहर ने कहा था कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। वो उस फिक्स एनर्जी के साथ ही उस लेवल में रह सकते हैं। अब बच्चे हमने क्या किया, हम इसको यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि ये जो स्टेट है, मैंने इसको कह दिया n=1 और मैंने इसको ग्राउंड स्टेट बोल दिया। क्या बोल दिया, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ और स्टेट्स बना दी जिनको मैंने कहा n=2, 3, 4, 5, 6, 7 और जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे यहाँ पर हम कहाँ पर पहुँच गए, इन्फिनिटी पर पहुँच गए, ठीक है, इन्फिनिटी पर पहुँच गए। ये जो लेवल्स हैं इनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट थोड़ा कुछ हमने 10th में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ इस इलेक्ट्रॉन की, अब यहाँ से हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था ये, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुई, इसकी ग्राउंड स्टेट हुई। ये वाली जो स्टेट हुई वो क्या हुई, इसकी ग्राउंड स्टेट। अब मैंने इस एटम को क्या किया बच्चे, हीट कर दिया। इस एटम को क्या किया, हीट। जैसे ही बच्चे मैंने इस एटम को हीट किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद सीधी सी बात, अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ की एनर्जी है फिक्स। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ नहीं रह पाएगा। अगर यहाँ नहीं रह पाएगा तो वो क्या करेगा, इट जंप टू द एक्साइटेड स्टेट। मीन्स वो यहाँ पर भी जा सकता है, वो यहाँ पर भी जा सकता है, वो यहाँ पर भी जा सकता है, वो यहाँ पर, वो इन्फिनिटी पर भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। क्यों, और दूसरी बात कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो भी फिक्स है कि अगर वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर थी तो वो यहाँ चला जाएगा। अगर वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर थी तो यहाँ चला जाएगा। यहाँ कहीं भी जा कहीं भी सकता है, लेकिन उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो फिक्स होगी। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। और वो एक्साइटेड स्टेट मैंने कहा वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है और वो इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है। मान लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, लेकिन बच्चे हमें मालूम है केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मोर द एनर्जी लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। लेसर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ आ तो गया, लेकिन यहाँ पर वो खुश नहीं है। क्यों, क्योंकि अपना घर होता है। जब भी अपने घर में था, ग्राउंड स्टेट में था, तो ये ज़्यादा स्टेबल था। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, किसी और के घर में चला गया, तो ये यहाँ आके खुश भी नहीं है। मीन्स यहाँ पर रह नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हुआ, मोर एनर्जी लेसर स्टेबिलिटी, लेसर स्टेबिलिटी। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब स्टेबिलिटी के लिए वर्क करती हैं। आप लोग, मैं, सारी दुनिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब लोग दे वांट स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसको चाहिए स्टेबिलिटी, तो पहले यहाँ पर आ गया, अब इसको वापस जाना है। अब ये जब वापस जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट पर, मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था तो यहाँ से क्या करेगा, जैसे आया था वैसे ही रिटर्न। सिमिलरली यहाँ से जैसे ही गया था यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे क्या, रिटर्न। मीन्स कहाँ पर आ रहा है, n=1 पर, ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है। तो ये जो ग्राउंड स्टेट है जहाँ पर ये आ रहा है बच्चे, तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है इसी एनर्जी के साथ तो नहीं आ सकता जो एनर्जी वो लेकर गया था। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है। अगर इसको यहाँ पर आना है तो इतनी एनर्जी इसको रिलीज़ करनी पड़ेगी ताकि ये यहाँ आ जाए। अगर इसको यहाँ आना है तो इतनी एनर्जी, इन दोनों के डिफरेंस की जो एनर्जी है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। और अगर इसको अपने ही ग्राउंड स्टेट में आना है तो कितनी, इस और इस शेल के बीच का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी इसको रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी इज
एमिटेड। और ये जो एनर्जी एमिट करता है, ये जो वेवलेंथ होती हैं, ये जो फ्रिक्वेंसी होती हैं, यही वेवलेंथ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं। तो जिस भी टाइप की रेडिएशन ये एमिट करता है, वही रेडिएशंस, क्योंकि आप एटम को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, आप गैस को हीट कर रहे हैं, आप किसी भी इलेक्ट्रिक गैस में कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है, गैस एटम्स में टूट रही है, उसके एटम्स क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दे गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, और फिर वो वापस आते हैं। तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके गए थे ना बच्चे, वही एनर्जी क्या करेंगे, या उससे कम एनर्जी वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे। और जब ये एमिटेड रेडिएशंस होती हैं, ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन होती हैं। तो एक्चुअली में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आता है, मीन्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था। क्यों कुछ नहीं था, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा थी, एनर्जी ज़्यादा थी तो स्टेबिलिटी कम थी। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो ग्राउंड स्टेट पर वापस आया, और जब वो ग्राउंड स्टेट पर वापस आया तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या करेगा, इट एमिट्स सम रेडिएशंस ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, और उन्हीं वेवलेंथ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन करते हैं। इसीलिए आपको वहाँ पर वेरियस टाइप के कलर्स ऑब्टेन होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट तो ये होता है इसके पीछे, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई वी ऑब्टेन वेरियस स्पेक्ट्रा। डिफरेंस बिटवीन द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बेटा हमने डिस्कशन कर लिया है कंप्लीट। यहाँ पे सिर्फ मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखे हुए हैं ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो। देखिए हमने कहा था ये ऑब्टेन होता है व्हेन रेडिएशन फ्रॉम द एनी सोर्स इज डायरेक्टली एनालाइज इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप मीन्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपी को मतलब स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, और ब्रांच को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो अगर रेडिएशन फ्रॉम द वाइट लाइट या एनी सोर्स इज डायरेक्टली एनालाइज्ड, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या था, white light is first passed through any source and the transmitted light is then observed या analyzed on the spectroscope, that is called absorption spectra। यहाँ पर हमने बात करी थी it consists of bright color line separated by dark line। यहाँ पर देख लीजिए बेटा, ये जो ब्राइट कलर्स लाइंस हैं ये सेपरेटेड बाय द डार्क लाइंस, मीन्स यहाँ पे ये सारा का सारा डार्क है, और उसमें एक्चुअली ये बैरियम का है, ये भी बैरियम का स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन का भी मैंने आपको शो किया था। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, 7 कलर्स नहीं है, यहाँ पर कोई कोई कलर हमें पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है। मीन्स ये वाली रेडिएशन, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या किया, एब्जॉर्ब किया, यहाँ पर जंप किया, अब जो वापस आ रहा है तो वो कहाँ से वापस आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट वही वाली पर्टिकुलर वेवलेंथ वो एमिट करेगा, इसीलिए हमें सिर्फ वही वाली वेवलेंथ यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, हमने कहा ये 2 टाइप का हो सकता है, कॉन्टिन्यूस और लाइन या डिस्क्रीट या डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। और अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा ये कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इन द अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। 7 कलर्स में कहीं कहीं पर डार्क लाइन हमें ऑब्टेन होती हैं। ये जो डार्क लाइन है ये क्यों ऑब्टेन हुई है, क्योंकि जब सैंपल से लाइट को पास किया तो उसने अपनी खुद की रेडिएशन को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए वो रीजन क्या रह गई, ब्लैक रह गई। और ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ये दोनों ही स्पेक्ट्रा बैरियम के लिए हैं। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर पर्पल वही जगह, उसी जगह से ये डिसअपियर हो गई है, ब्लैक हो गई है। ये वाली रेडिएशन सेम जगह पे, ये दोनों रेडिएशन ये भी सेम जगह में, अदरवाइज बाकी सभी क्या है, सेम स्पेस पर। मीन्स जहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्लैक लाइनें दिखाई देती हैं वहीं पर एमिशन स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइनें ऑब्टेन होती हैं। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने में